प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र के प्रमुख सामाजिक विचारक कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदान की चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने चर्चा की थी, कार्ल मार्क्स न केवल समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपितु राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी एकाधिकारपूर्ण तरीके से अपने विचारों का प्रतिस्थापन करते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक युग की विचारधारा को जन्म दिया जिसे साम्यवाद कहा गया, और उन्होंने पूंजीवाद के शासन के अंत के पश्चात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्ववाद को स्थान देते हुए पूंजीवाद के विनाश के पश्चात साम्यवादी शासन की कल्पना की, और साम्यवादी शासन की जड़ें उन्होंने अपनी विचारधारा के माध्यम से मजबूत की। कार्ल मार्क्स ने अपने विचार में जो अपने गुरु हीगल से उन्होंने विचारधारा ग्रहण की थी, हीगल का दर्शन था द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, उसको उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल ने अपने विचारों में संघर्ष को द्वंद्वात्मक माना था। द्वंद्व एक प्रकार का संघर्ष है। संघर्ष से तात्पर्य जब दो परस्पर वस्तुओं के बीच किसी प्रकार का संघर्ष होता है, तो मार्क्स का और उसके गुरु हीगल का यह मत है कि नए विचारधारा या नए विचार या नए वस्तु का प्रस्फुटन होता है। हीगल विचारों में द्वंद्व को प्रमुख स्थान देते थे, और विचारों में द्वंद्व होने से समाज में अपेक्षित विकास एवं परिवर्तन देखने को मिलता है, ऐसा उनका मत था। लेकिन कार्ल मार्क्स एक यथार्थवादी सामाजिक विचारक थे, और उन्होंने तत्कालीन समाज में दो वर्ग पश्चिमी समाज में, यूरोप में खास तौर देखे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जिसे वो पूंजीपति मानते थे, और निम्न वर्ग जिसमें मजदूर वर्ग या जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहा गया। पूंजीपति वर्ग को कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग के रूप में कहा, और निम्न वर्ग को सर्वहारा के रूप में कहा। इन दोनों वर्गों के मध्य चलने वाला जो वर्ग का द्वंद्व है, उसे उन्होंने वर्ग संघर्ष कहा। समाज में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर सदैव से प्रभावशाली या प्रभुत्व व्यक्ति या प्रभुत्व समाज का वर्ग का आधिपत्य रहा है, और प्रभुत्व वर्ग अपने निम्नतम वर्ग को सदैव अपने अधीन रखकर अपने हित के लिए कार्य करवाता है। उस कार्य से वह मुनाफा कमाता है, और उस मुनाफे से और अपने क्षेत्र को, कार्य को, एकाधिकार को बढ़ाता जाता है। फलस्वरूप एक शोषण की प्रक्रिया का जन्म होता है। समाज में समानता एक अनिवार्य तत्व नहीं है। समाज में विषमता सर्वत्र देखी जाती है, चाहे वो मनुष्यों के मध्य हो, चाहे वो समाज के संसाधनों के मध्य हो। किसी को थोड़े ज्यादा संसाधन प्राप्त होते हैं, किसी को कुछ संसाधन बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन संसाधनों को, जिन्हें कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधन कहा, इन उत्पादन के साधनों से उत्पादन की शक्ति का निर्माण होता है। उत्पादन की शक्ति ही शासन तंत्र का केंद्रीकरण करती है, संचालन करती है। वही एक लीडरशिप तैयार होती है, और उस लीडरशिप से राज्य शासन का नियंत्रण और संचालन किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब दो वर्गों के मध्य संघर्ष होता है, तो निश्चित रूप से उसमें, उस संघर्ष में अंततः उस वर्ग के विचारधारा की विजेता बनता है, जिसके विचार को समाज सर्वमान्य रूप से स्वीकार करता है। कार्ल मार्क्स ने इसके लिए समाज का आदिम साम्यवाद से लेकर के पूंजीवाद तक का समाज के विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें आदिम साम्यवाद, पशुपालन समाज, कृषि समाज, सामंतवादी समाज
और फिर पूंजीपति समाज के रूप में उसने विश्लेषण किया। इन समाज के विभिन्न कालखंडों में बहुत सारे परिवर्तन उत्पादन के साधनों में हुए। आदिम साम्यवाद में जहां पशु शिकारी अवस्था में रहता था, पशुपालन अवस्था में पशुओं के माध्यम से अपनी जीविकापार्जन किया करता था, वहीं सामंतवादी समाज और जमींदारी समाज में कृषि आधारित समाज की नींव रखी गई और कृषि और भूमि उसका महत्वपूर्ण जरिया बनी। लेकिन पूंजीपति समाज में आधुनिकीकरण के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण उद्योग धंधों का विकास हुआ और उद्योग धंधों के विकास के कारण एक नए समाज की रचना का निर्माण हुआ, जिसे पूंजीपति वर्ग कहा। पूंजीपति ने बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से उत्पादन के असीम साधनों का उत्पादन किया और उनसे एक लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा कमाया, जिसे पुनर्निवेश करके मजदूरों को वहां पर उनकी श्रम और शक्ति का बेहतर तरीके से उपयोग किया। लेकिन मजदूरों में अनवरत काम करने के कारण और एक जगह इकट्ठा होने के कारण एक प्रकार की वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव हुआ और वर्ग चेतना के प्रादुर्भाव के कारण उनमें जागरूकता आई और वो संगठित होकर के मजदूर संघ के रूप में उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, जिसे मार्क्स आगे चल करके एक हिंसक क्रांति के रूप में, रिवॉल्यूशन के रूप में व्याख्या करते हैं। और उन्होंने कहा भी है अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए विश्व का सारा साम्राज्य पड़ा हुआ है। अपनी जंजीरों को तोड़ दो, अपनी गुलामी को तोड़ दो और खड़े हो जाओ। तो ये उनकी एक क्रांतिकारी आवाज, हिंसक क्रांति किया है। मार्क्स कहते हैं कि अगर इसमें तुम्हें हिंसा भी करनी पड़े तो कोई वो नहीं है, करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो और अपने अधिकार को प्राप्त करो। मार्क्स ने इसे सर्वहारा का अधिनायकत्ववाद भी कहा और इस सर्वहारावाद के अधिनायकवाद के कारण एक नई सामाजिक रचना का निर्माण हुआ, जिसे साम्यवादी शासन या साम्यवादी अवस्था कहा गया। एक हिंसक क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करते हुए मजदूरों ने उन समाज के समस्त उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लिया और नियंत्रण करके अपनी सर्वहारावाद का अधिनायकत्व स्थापित करके अपनी शासन व्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी शैक्षणिक अवस्था, अपनी नैतिक व्यवस्था और दूसरे अपने संस्थाओं का निर्माण किया, जो सदैव मजदूरों के अनुरूप और मजदूरों के हित के लिए बनी हुई थी। और पूंजीवादी समाज की उसमें कोई स्थान पूंजीपति के लिए नहीं था। यानी मार्क्स का ये मानना है कि समाज में उत्पादन के साधनों के अधिक केंद्रीकरण, कुछ लोगों के पास केंद्रीकरण होने के कारण समाज में शोषण की प्रक्रिया होती है और शोषण के कारण उसमें उनका अति रूप से शोषण किया जाता है। तो ये शोषण कैसे मिटेगा? इस शोषण को मिटाने के लिए उन्होंने पूंजीवाद का विनाश एवं सर्वहारा का अधिनायकवाद, इसका अपना विचार दर्शन दिया और इसके लिए उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रणाली का सहारा लिया और आगे चल करके बोल्शेविक क्रांति और चीन की 1947 की माओ त्से तुंग के नेतृत्व में की गई साम्यवादी शासन की क्रांति इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां पर दुनिया में साम्यवादी शासन व्यवस्था का एक नया प्रादुर्भाव हुआ। धन्यवाद।